कि डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि 70 टू 80 ml डेली लेनी चाहिए। क्योंकि आज के दिन हमारे जो यंग जनरेशन है उसे ये नहीं पता कि व्हाट लिमिट इज सेफ। कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये दर्द गैस का नहीं है और ये दर्द गैस का है या ये दर्द हार्ट का हो सकता है। कभी भी ब्लड प्रेशर अगर इस लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है तो डेफिनेटली यू हैव टू विजिट अ डॉक्टर। बैलेंस डाइट का लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस डाइट क्या होती है इसको भी हमें जानना चाहिए। तो कहते हैं रोटी तो बिल्कुल नहीं खाता या इस तरह की जो चीजें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू की है। उस टाइम तक जो है गैस का तो वो है, गैस तो अपना यहाँ तक रहेगी, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। सॉल्ट यानी कि नमक का इस्तेमाल कम किया। ओके। हेलो फ्रेंड्स, आज हमने अपने पैनल पर डॉक्टर कमल गुप्ता, प्रिंसिपल कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी को इनवाइट किया और डॉक्टर कमल गुप्ता से हाइपरटेंशन के बारे में काफ़ी डीप इंफॉर्मेशंस ली। आई होप आप इस पॉडकास्ट को एंड तक देखेंगे। आपको हाइपरटेंशन से रिलेटेड काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी। सो देखते रहिए द हेल्थ टेबल शो। सर, आपका स्वागत है द THT शो के अंदर। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपका इतना बिजी शेड्यूल में से आपने अपना टाइम दिया, और स्पेशली आज का ये पॉडकास्ट व्यूवर्स के लिए जहां जितना अच्छा होगा, बट मेरे लिए भी क्यों अहम है, क्योंकि मेरे खुद के घर में भी मेरी मदर इज आल्सो फ्रॉम द हाइपरटेंसिव पेशेंट। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी एक ये रहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की कैसे देखभाल कर सकता हूँ, कैसे उनको एक अच्छा ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या मैं उनकी और केयर किस तरीके से बढ़ा सकता हूँ। सो मैं वेलकम करता हूँ सर आज आपका आप इस शो के अंदर। तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि हाइपरटेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, अगर मैं बात करूं तो इफ आई मैं 10 साल या 11 साल का था तो मुझको इस बारे में वर्ड्स तक भी नॉलेज नहीं थी, बट आज 10 साल के बच्चे की अगर मैं बात करूं तो उसको कुछ भी बात करो, मेरे को तो बहुत एंजाइटी हो रही है, मेरे को लोनलीनेस फील हो रहा है। सर, किस हिसाब से देखते हैं आप, क्या देखते हैं इस चीज के अंदर? देखिए, हाइपरटेंशन आज के सोसाइटी में जो प्रेवलेंस है इस बीमारी का बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और पर्टिकुलरली जो हम यंग जनरेशन में पहले ब्लड प्रेशर के बारे में सोचते भी नहीं थे, तो आजकल जो यंग जनरेशन है उसमें हम जब भी रैंडमली अगर कई बार बीपी चेक करते भी हैं, पर्टिकुलरली हमारे कई बार कोलीग्स हैं, जूनियर्स हैं या फिर हमारे एम्प्लॉयज हैं, और हम ये पाते हैं कि उनमें से बहुत सारे लोग जो है ब्लड प्रेशर से सफर कर रहे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आज की यंग जनरेशन है वो ब्लड प्रेशर से सफर भी कर रही है। और 90% ऑफ द टाइम्स जो यंग जनरेशन को मालूम होता है कि उनको बीच बीच में कभी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, लेकिन वो उसको बहुत लाइटली लेते हैं और कभी चेक कराया, कभी बढ़ा, कोई एक मेडिसिन ले ली और उसके बाद उन्हें फील होता है कि सब चीजें दे आर ऑन अ नॉर्मल रूटीन। और वो फील करते हैं कि इतने लोगों को ब्लड प्रेशर है एंड दे जनरली टेक इट वेरी लाइटली। मतलब उनको इस चीज से ऐसा लगता है कि जैसे ब्लड प्रेशर से कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है, इट्स नॉट अ क्रॉनिक डिसीज, उनको नॉट ये ए। लगता है। हाँ। हाँ। और वो जनरली इस तरह से, मतलब जब भी हम उनसे पूछते हैं वो इस तरह से रेस्पॉन्स कहते हैं कि सर ये तो मेरा आम ब्लड प्रेशर है। अगर किसी को भी ब्लड प्रेशर मानिए अगर 160 या 170 इतना ब्लड प्रेशर डिटेक्ट भी होता है या इससे ऊपर भी डिटेक्ट होता है, तो कहते हैं तो मेरा रोजमर्रा में इतना ही रहता है और इससे मुझे कोई प्रॉब्लम होती नहीं है एंड आई एम वेरी मतलब फिट एंड आई एम डूइंग ऑल माय एक्टिविटीज। सो दैट्स व्हाई इस चीज के ऊपर मैंने कभी अपना फोकस डाला नहीं। But तो what is the definition of young generation? Is early 20s or early 30s? किस हिसाब से आप what do you feel even sir? यंग जनरेशन पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं हु आर मोर देन 20 इयर्स ऑफ एज, Okay. पर्टिकुलरली 18 टू 20 इयर्स ऑफ एज के बाद जो भी ब्लड प्रेशर हम लोग देखते हैं सोसाइटी में एंड अप टू द एज ऑफ 40 इयर्स, तो उसको हम यंग कैटेगरी ऑफ इंडिविजुअल्स में ही लेते हैं कि दे आर यंग हाइपरटेंसिव इंडिविजुअल्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर यंग इंडिविजुअल में ब्लड प्रेशर होता है तो उनको इस ब्लड प्रेशर के साथ बहुत लंबे टाइम तक चलना होता है। यानी कि वैसे ये माना जाता है कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट का प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, ये सारे डिजीज दे आर कंसिडर्ड टू बी द डिजीज ऑफ ओल्ड एज। Okay. ओल्ड एज का मीनिंग है कि हम आफ्टर 50 इयर्स, Okay. जनरली आफ्टर 50 इयर्स हम ये देखते हैं कि हाँ भाई ये सब बीमारियां हैं 50 साल के बाद, एंड पर्टिकुलरली मोर सो
इन 70s एंड 80s, जो हमारा पुराना जो भी रूरल ट्रेंड या जो हमारे फैमिलीज में देखा गया है या अर्बन पॉपुलेशन में देखा गया है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर अगर यंग एज पे होता है, तो ओल्ड एज में तो क्या है कि इंडियन एक आम व्यक्ति की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज अराउंड 65 ईयर्स टू 70 ईयर्स। यस सर। लेकिन तो अगर किसी को 60 इयर्स पे ब्लड प्रेशर हो रहा है, देन इट इज नॉट टेकन ऑन ए वेरी सीरियस नोट, एंड प्रॉपरली वन कैन टेक मेडिसिंस, एंड वन हैज लिव्ड हिज लाइफ, मतलब अकॉर्डिंग टू द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ आवर पॉपुलेशन। लेकिन अगर यही प्रॉब्लम आप देखेंगे कि अगर यंगर जनरेशन में हो रही है, हु इज द child who is only just 20 years or maybe 25 years, and he is diagnosed with blood pressure, then he has to live a very long period with this disease. Even we have seen के जो मतलब 12th के पेपर भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक डिप्रेशन और एक एंजाइटी का ऐसा अटैक रहता है, वो भी एक कहीं ना कहीं प्रेशर में आके ये हाइपरटेंशन के केसेस देखने को मिले हैं सर, जो मैं अभी तक देखता आ रहा हूँ, कुछ ऐसे केसेस भी मिले हैं। हाँ, ऐसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जैसे छोटे बच्चे भी आते हैं, कई बारी दे कम फॉर देयर हेल्थ चेकअप्स, बिकॉज आजकल क्या है कि स्कूल्स में भी ये कंपलसरी हो गया है कि एवरी ईयरली व्हेन यू गेट प्रमोटेड टू द नेक्स्ट क्लास और टू द नेक्स्ट स्कूल, सो दे वांट कि कुछ एक उनके पास एक हेल्थ शीट होती है जिसमें कि दे वांट एन ओपिनियन फ्रॉम द डॉक्टर। सो व्हेनेवर मेनी टाइम्स सम पेरेंट्स कम टू मी, तो मैंने देखा कि उन बच्चों का ब्लड प्रेशर 140 150, पर्टिकुलरली 12 साल 15 साल के बच्चों का भी इस तरह से मैंने देखा है कि उनका ब्लड प्रेशर इस रेंज में कई बार मिल जाता है। और इस बात से जो पेरेंट्स को बहुत ही एकदम सडनली दे आर शॉक्ड कि एकदम से इतने छोटे बच्चे को इतना ब्लड प्रेशर कैसे हो गया है। तो इसके पीछे का कारण समझ सकते हैं कि क्या कारण, क्या बिकॉज ऑफ द जो ये एक पढ़ाई का जो एक कहीं ना कहीं प्रेशर मिल रहा है, वो भी कारण हो सकता है? जो ज्यादातर कारण तो हम लाइफस्टाइल को ही मैं मानता हूँ, क्योंकि क्या है कि हमारे कंट्री में जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, यानी कि बच्चों में मोटापे की जो समस्या है, अब धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रही है। हम देखते हैं कि जो यंग पॉपुलेशन है, यंग चिल्ड्रन है, ये बहुत टाइम्स ओवरवेट मिलते हैं। ऐसे अगर आप भी देखेंगे तो आपको बहुत ही कम बच्चे ऐसे मिलेंगे कि जो बहुत ही मतलब आइडियल बॉडी वेट मेंटेन जिनका रहता है। तो ये जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है, बच्चों के अंदर ओवरवेट है, और दूसरा जो फास्ट फूड की टेंडेंसी है, पैकेज्ड फूड्स की टेंडेंसी है ज्यादा यूज करने की, या फिर बेकरीज, केक्स, ये सारे जो भी चीजें हैं, ये दे आर वेरी रिच इन एम्प्टी कैलोरीज। कह सकते हैं जो आज के टाइम में एक घर बैठे बिठाए भी खाना पहुंच ही जाता है, तो झट ऑर्डर किया और साथ के साथ कुछ ना कुछ बाहर से मंगवा ही दिया जाता है, तो उसी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारे रूटीन में द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज सो इजी, इट हैज बिकम सो इजी कि आप जस्ट बच्चों को लगता है कि हमें ये चीज पसंद है, या बर्थडेज पे या एनी ऑफ द ओकेजन्स, मतलब द फूड इज, आज के दिन आपको जाने की भी कोई मेहनत नहीं करनी, यू जस्ट ऑर्डर इट एंड इट इज विद इन 15 मिनट्स इट इज अवेलेबल एट योर डोरस्टेप। तो इससे क्या होता है कि मतलब जब कोई भी चीज आपके बहुत ज्यादा रीच में, आउटरीच में होती है, फिर आप कभी भी कुछ भी छोटा भी ओकेजन होता है तो आप यू जस्ट गो एंड जस्ट कोई ऑर्डर दिया। एंड इसमें पर्टिकुलरली क्या है, जो भी फास्ट फूड आता है, इनमें कैलोरीज तो होती हैं, यानी कि दे गिव यू एनर्जी, बट इसमें न्यूट्रिशन फैक्टर या न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ये सारे फूड्स की, ये बहुत कम होती है। हाँ, तो जो क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू तो है नहीं, फाइबर का कंटेंट बहुत पुअर है, प्रोटीन का कंटेंट बहुत पुअर है, और इसमें क्या होता है, ऑयल्स बहुत यूज होते हैं, और ये ऑयल वो होता है जिनकी कुकिंग बहुत डीप फ्राइड कुकिंग होती है। तो जब भी डीप फ्राइड कुकिंग होती है तो ऑयल भी जो उसमें मिलता है वो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। सर, डॉक्टर गुप्ता, अकॉर्डिंग टू योर साइड किस हिसाब से खाना क्या होना चाहिए, क्योंकि अभी आपने जैसे बात करी, तो एक्चुअल खाना या डेली रूटीन में जो डाइट्स है वो क्या होनी चाहिए जिससे कि 20s का हो या इवन कोई भी हो जो अपनी एक डाइट मेंटेन कर सके? देखिए, कोई भी व्यक्ति है, उसके लिए हम लोग यही रिकमेंड करते हैं कि कोई भी व्यक्ति बैलेंस्ड डाइट ले। बैलेंस्ड डाइट का लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस्ड डाइट क्या होती है, इसको भी हमें जानना चाहिए कि बैलेंस्ड डाइट, अगर हम कहते हैं कि बैलेंस्ड डाइट ले, कोई भी डाइट जो कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सलाद या प्रोटीन, इन सब चीजों में एडिक्वेटली जिसमें प्रेजेंट हो, ठीक है, फाइबर जिसमें एडिक्वेटली प्रेजेंट हो, ठीक है, तो इस डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं।
और बैलेंस्ड डाइट लेना हर व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी डाइट जो है डिस्प्रपोर्शनेट होगी, सपोज करिए कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 20-30% है, ऑयल की रिक्वायरमेंट या फैट की रिक्वायरमेंट 20-30% है, कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट 50-60% है। लेकिन अगर हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट 90% हो जाएगा तो फिर हम उस डाइट को बैलेंस डाइट नहीं कह पाएंगे। और पर्टिकुलरली जो आज के दिन जितने भी फास्ट फूड और जितना भी ये जंक फूड अवेलेबल है, इसमें ज्यादातर कैलोरीज या कार्बोहाइड्रेट्स या फिर ऑयल, ये दो की ही सबसे ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत कम है, और ये कार्बोहाइड्रेट फैट के फॉर्म में स्टोर होने लगता है हमारे बॉडी में। और ये जो ऑयल भी है, जब भी हम किसी ऑयल को डीप कुकिंग के लिए, डीप फ्राइंग के लिए यूज करते हैं, और पर्टिकुलरली जितने भी फास्ट फूड है मैंने देखा है, दे आर प्रिपेयर्ड इन वनस्पति घी, जो कि अपने आप में एक मतलब इट इज एन आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड घी फ्रॉम द एनिमल, फ्रॉम द ऑयल ऑफ वेजिटेबल ऑरिजिन। ठीक है, तो वेजिटेबल ऑयल से जो घी प्रिपेयर किया जाता है उसे वनस्पति घी हम कहते हैं। और ये जो घी होता है, इसके अंदर जो ट्रांस फैट्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। ट्रांस फैट क्या होते हैं? बेसिकली कोई भी एक नॉर्मल फैट है, जब उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं डीप कुकिंग के कारण, तो उसे हम ट्रांस फैट कहते हैं। और ये जो ट्रांस फैट होता है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है, पर्टिकुलरली हार्ट के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि ये हमारे हार्ट में जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। हम देखें कि कोई भी ऑयल, जब ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा होगी, जो कि फास्ट फूड में सबसे ज्यादा होता है, इससे क्या होता है, अर्ली एज में ही हो सकता है ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स ये हमारे बॉडी में बनना शुरू हो जाता है, एंट्री इनकी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो हम फास्ट फूड जितना भी लेते हैं, इसमें जो कंपोजिशन है फास्ट फूड की, पर्टिकुलरली जो ऑयल्स प्लस कार्बोहाइड्रेट फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होता है। जब ज्यादा फैट बॉडी में हो जाता है तो उसे हम ओबेसिटी कहते हैं, यानी कि मोटापा बढ़ जाता है, मोटापे की बीमारी हो जाती है। अब बच्चे पूरे टाइम हम देखते हैं कि उनको इतना हैबिट होती है कि ये सब फास्ट फूड और ये सब चीजें खाने की, कि ज्यादातर बच्चों में या ज्यादातर पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं या जो भी पीडियाट्रिशियंस को विजिट करते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को भूख नहीं लगती बिल्कुल भी। अब हम पूछते हैं कि किस चीज की भूख नहीं लगती, तो कहते हैं रोटी तो बिल्कुल नहीं खाता, या इस तरह की जो चीजें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू की है, उनको बच्चे बिल्कुल लाइक नहीं करते। और वो कहेंगे कि अगर आप कोई चिप्स ला दो, कुरकुरे, वेफर्स, कुछ इस तरह की जो भी कुकीज है, या जो भी इस तरह के जो चीजें हैं जो कि बाहर से इजीली अवेलेबल फटाफट खाने के लिए तैयार रहेंगे। कोई भी होटल से आपको ऑर्डर करना है, कोई भी इस तरह का फूड है, तो दे लाइक इट वेरी मच। और फिर उसमें आपको उनको पूछने की भी जरूरत नहीं है, ऑर्डर उनके पास आजकल इतनी पावर हो गई है कि वो खुद अपने आप ऑर्डर करते हैं, मंगाया हुआ। Sir, is there any difference in between symptoms related to 20s और 60s? क्योंकि जो 20s हैं उसके symptoms और उसमें कुछ फर्क रह सकता है, चांसेस रहते हैं। हाँ, देखिए जो 20s और 30s में जो सिम्टम्स होते हैं ना, ज्यादातर क्या होता है कि यंग एज में जो होता है ना, बॉडी का रिजर्व बहुत हाई होता है। क्योंकि क्या होता है, बॉडी का रिजर्व इतना हाई होता है कि कई बार आपको कुछ ना कुछ हेडेक भी होगा, या कुछ हल्का फुल्का कोई और सिम्टम्स भी होंगे, या कोई हार्ट डिजीज के भी सिम्टम्स होंगे, आपके हाथ में दर्द हुआ, कुछ हुआ। तो क्या होता है कि मतलब लाइफ जो है यंग एज में, एवरीबडी लव्स टू लिव फ्री। फ्री मतलब कि नेग्लेक्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें हमेशा आ जाता है। हेडेक हुआ तो कोई भी ओवर द काउंटर आप मेडिकल स्टोर पे गए कि भाई साहब थोड़ा एक हेडेक हो रहा है, एक पेन किलर दे दो। ठीक है, आप गए मेडिकल स्टोर से दवाई परचेज करी, आपने खाई और आप ठीक हो गए। इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डॉक्टर, हम अपने आप पे कुछ ना कुछ ले लेते हैं। हाँ, हम अपने आप से ही, या अपने फ्रेंड से हमने पूछा, भाई कोई सर दर्द की दवाई है प्लीज मुझे दे दो। तो इससे क्या हुआ, अल्टीमेटली आपने ये इस पे तो फोकस गया ही नहीं कि सर दर्द हो किस वजह से रहा है। क्योंकि आज के दिन जनरेशन में बच्चों को डेफिनेटली, जैसे आपने कहा, स्ट्रेस भी बहुत है, चाहे पढ़ाई का स्ट्रेस हो, चाहे सोशल स्ट्रेस हो, बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस हैं जो कि आज की यंग जनरेशन उसको फेस करने को मिल रहा है। और क्या है कि कई बार वो सोचते हैं कि वैसे ही स्ट्रेस से हेडेक है, या वैसे ही मुझे हेडेक हो रहा है, या माइग्रेन हो रहा है। इस एवज में क्या होता है कि जो ये प्रॉब्लम्स है, पर्टिकुलरली ब्लड प्रेशर या हार्ट की प्रॉब्लम किसी को हो रही है, या किसी को जैसे हाथ में दर्द हुआ, उसने सोचा कि मस्कुलर पेन है, थोड़ा बहुत अपने फ्रेंड से डिस्कस किया कि यार मुझे दर्द हो रहा है, वो कहता है जी मुझे भी दर्द है, तो ये गोली खा ले। तो जो पीयर ग्रुप में जो चीजें चल रही होती हैं, तो यंग जनरेशन क्या होता है, इन चीजों पे ज्यादा बिलीव करते हैं। हाँ, रेदर देन गोइंग टू द डॉक्टर एंड टेकिंग अ प्रॉपर एडवाइस
ठीक है, वो क्या है अपने फ्रेंड्स एंड हियर से चीजों से या मेडिकल स्टोर से जाके एक गोली ली और अपना ले लिया। इवन ऐसे भी केसेस रहते हैं कि गैस का दर्द है, मैं हाँ, गैस का ही दर्द लग रहा है, मैंने रात बिल्कुल में शायद बिल्कुल कुछ खाया होगा तो उस वजह से गैस हो गई, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी चांस और जितने भी हार्ट अटैक्स का मैं आपको बताऊं कि जो लेट प्रेजेंटेशन का रीजन ये होता है, ओके। क्योंकि क्या होता है चेस्ट में कुछ बर्निंग सेंसेशन हुई, हम्म, वो क्या है कि पहले जो है अपने जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे गैस है। या अब क्या होता है कि पेशेंट ही जो डॉक्टर के पास जाके प्रेजेंटेशन दे रहा है कि जी मुझे गैस है। हम्म, अब जब आप डॉक्टर को ही बताओगे कि मुझे गैस है और मुझे गैस की गोली दे दो आप, दिस ऑब्वियसली इज, डॉक्टर ने तो मैं आपको ये बहुत ही रियल वर्ल्ड एक सिनेरियो बता बिल्कुल रहा हूँ, सर, बिल्कुल। क्योंकि पेशेंट ही खुद आके हमें कहता है डॉक्टर साहब मुझे गैस हो गई है, मुझे तो है ना गैस की पुरानी बीमारी है। मीन्स ऑलरेडी वो माइंडसेट एक लेके आया माइंडसेट है उसके कि अंदर है, मेरे को माइंडसेट। गैस ही हो सकती है, और मेरे को ऐसे अटैक का कोई चांसेस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे सिनेरियो में जनरली ऐसा होता है कि जब जो जनरल फिजिशियंस हैं वो भी जनरली बहुत बारी ऐसा होता है कि गैस की कुछ मेडिसिन पेशेंट को लिख के दे हम्म, देते हैं हम्म, और पेशेंट उसको गैस समझ के बीमारी को राइट। नेग्लेक्ट कर देता है। ओके। अब उसमें क्या होता है कि कई बार फिर 2 से 3 दिन तक जब उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, एंड देन जब वो हायर सेंटर की तरफ मूव करता है पेशेंट और उसका ईसीजी या कोई इन्वेस्टिगेशन फर्दर हम करते हैं, तब जाके पता चलता है कि इसको तो ईसीजी में चेंजेस आ रहे हैं। तो ऐसे में फिर जब हम उन्हें बताते हैं तो देन मतलब हम लोगों को उन लोगों को कन्विंस करना, एक फैमिली को कन्विंस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक यंग पर्सन है जो कि 25-30s में है, 35-40s में है, और अगर वो गैस लेके आया है, फैमिली ये सोच रही है कि मुझे गैस है और हम बताते हैं कि नहीं ईसीजी में चेंजेस हैं, तो फैमिली को वाकई में कन्विंस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, पेशेंट को भी कन्विंस करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑल ओवर दी सोसाइटी यही कंसेप्शन जो है इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन है कि कोई भी छाती में बर्निंग सेंसेशन हुई तो गैस है, इनो ले लो या कोई गैस की गोली खा लो। मीन्स उस टाइम तक जो है गैस का तो वो है, गैस तो अपना यहाँ तक रहेगी, लेकिन जो आपकी प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती वो जाएगी, बढ़ती जा बिल्कुल, रही बिल्कुल। आप इसको सही कह रहे हैं कि कई बार प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अंदर ही अंदर प्रॉब्लम इतनी ग्रो कर जाती है है। और डॉक्टर कई बार ये भी हमें कहना पड़ता है कि अगर आप थोड़ा जल्दी आएँ, हुँ, क्योंकि क्या होता है अब हार्ट का कुछ मेजर पोर्शन सपोज़ करिए डैमेज हो गया। आप सोच रहे हैं गैस है, हुँ, अब हार्ट डैमेज हो गया तो उसके बाद क्या होता है कि आप चाहे कितना ही ट्रीटमेंट पेशेंट को दे लें, जो हार्ट का एरिया डेड हो जाता है उसको आप वापस तो रिवाइव नहीं कर सकते, केवल ट्रीट उतना ही ट्रीट कर सकते हैं कि आगे का डैमेज ना हो। ओके। तो इसीलिए क्या होता है कि कोई भी कार्डियक प्रॉब्लम्स में टाइमली आना बहुत जरूरी है। अकॉर्डिंग टू योर साइड सर, व्हाट इज द राइट टाइम टू कम, अगर मेरे को कहीं पेन ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट शोल्डर में, या ऐसा गैस का भी जो वही आप जैसे बता रहे हैं कि हार्ट से रिलेटेड लग रहा है, तो क्या मेरे को उसी टाइम पे सीधा एकदम मतलब बड़े सेंटर्स में आके चेकअप के लिए जरूरी आना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली ये आपका बहुत ही राइट क्वेश्चन है कि क्या अगर हमें गैस का दर्द लग रहा है हुँ, तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे कि ये दर्द गैस का नहीं है हुँ, और ये दर्द गैस का है या ये एक्चुअली दर्द हार्ट का हो सकता है। तो ये एक बहुत ही आज के दिन मैं कहूँगा बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एंड डेफिनेटली द आंसर इज इक्वली वेरी डिफिकल्ट। ओके। क्योंकि क्या होता है जब भी हमें छाती के पीछे जलन हो रही है और हम ये सोच रहे हैं कि गैस बन रही है, तो उसमें हमें 2-3 बातों का ध्यान देना चाहिए। एक तो ये है कि जो गैस होती है उसका कहीं न कहीं मूवमेंट ज़रूर होता है। ओके। जो भी हमने ऑब्ज़र्व किया है, जो भी गैस वाले पेशेंट आते हैं वो जनरली दर्द को कहेंगे कि दर्द कभी इधर होता है, दर्द कभी उधर होता है या दर्द कभी नीचे होता है। दैट इज द मेन गैस प्रॉब्लम। हाँ, गैस प्रॉब्लम में ज़्यादातर ऐसा नहीं होता कि दर्द एक जगह कांस्टेंट हो। ओके। जबकि कार्डियक ट्रबल में क्या होता है कि जो पेन होता है या तो चेस्ट में होता है, चेस्ट के जस्ट बिलो होता है, उसके नीचे, यानी ओके। कि छाती के नीचे। जस्ट नीचे वाले पोर्शन में या फिर छाती के बीचों-बीच। ओके। इस तरह का पेन होता है। बर्निंग भी हो सकता है या प्रेशर की तरह भी फील हो सकता है। ठीक है? उसमें और जैसे और एसोसिएटेड सिम्पटम्स कई बार होते हैं, हुँ, जैसे कि पसीना आना, हुँ, साँस लेने में परेशानी होना। तो अगर इस तरह की कोई लक्षण अगर व्यक्ति को मिल रहा है और उसे जनरल मेडिसिन जैसे उसने कई बार हो सकता है कि डेफ़िनिटली उसने गैस की कोई मेडिसिन ली और उसे रिलीफ नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर्ली, हुँ, तो डेफ़िनिटली उसके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर हायर सेंटर पे जाके अपना कम से कम एक ईसीजी ज़रूर करवा ज़रूर। ले।
और इज देयर एनी स्पेसिफिक सर हाइपरटेंशन जो है स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट्स को भी चांसेस रहते हैं कि जल्दी होने के अर्ली 30s और 40s या 20s में आने के चांसेस एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन को भी रहते हैं क्योंकि वो तो ऑब्वियसली अपनी फिजिकल एक्सरसाइज भी उनकी काफी रहती है, फिर भी उनके चांसेस रहते हैं कि उनको भी कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन की बीमारियां आ सकती हैं। डेफिनेटली देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना इंडियन पॉपुलेशन में या एशियन पॉपुलेशन में, हम्म, हम कहीं एज ए ब्रीड और एज ए रेस, जो एशियन पॉपुलेशन है, हम्म, हम लोग ज्यादा जो रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट प्रॉब्लम के, या पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स हैं, हमारी बॉडी ज्यादा ससेप्टिबल है इन सब प्रॉब्लम्स के लिए एज ए रेस ओनली। हम्म, तो इसलिए क्या है कि हम ये नहीं कह सकते कि किसको हाइपरटेंशन होगा और किसको नहीं होगा। ओके, ऐसा बहुत सारे इंस्टांसेस होते हैं कि एक व्यक्ति हमारे पास आता है हु इज अ प्लेयर, ठीक ओके, है, रेगुलर, ही और शी इज प्लेइंग सम, ही और शी इज इन सम स्पोर्ट्स। तो हम ये सोच लेते हैं कि हम तो बहुत स्पोर्ट्स खेलते हैं, और या हम तो हमारा हाँ, बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो हमें नहीं हो सकता है एक्चुअली। ये किसी भी व्यक्ति की माइंड मेंटल टेंडेंसी हो जाती है, उसे हमेशा ऐसा फील होता है कि मैं तो अपना बहुत फिट रखता हूँ अपने आप को, बैलेंस डाइट लेता हूँ, हाँ, स्पोर्ट्स खेलता हूँ, हाँ, मेरे को तो कुछ नहीं मुझे हो मुझे सकता। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन ऐसा देखिए कम इंस्टांसेस में होता है, लेकिन डेफिनेटली वी कम टू सी सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कि जो भी व्यक्ति एथलीट है या योगा गुरु है, हम्म, या इस तरीके से भी जो लोगों को सिखा रहा है, उन लोगों को भी कई बार वो लोग हमारे पास इस तरीके की प्रेजेंटेशन से आते हैं। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम ये ना सोचें कि हम इम्यून है, यानी कि हम अगर स्पोर्ट्स कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं या हम रेगुलर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें नहीं हो सकता है, ऐसा मन में कभी भी भ्रांति नहीं रखनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इस तरह के कभी भी आपको लक्षण होते हैं तो आपको डॉक्टर को जरूर अटेंड करना चाहिए। अगर जैसे ब्लड प्रेशर से संबंधित अगर मैं कहूँ आपको, तो ब्लड प्रेशर से ज्यादातर लोगों को जो लक्षण आते हैं, सर दर्द होना, हम्म, ज्यादातर लोग सर दर्द फील करते हैं, ओके, सर दर्द फील करते हैं या थोड़ा सा चक्कर आने की प्रॉब्लम उन्हें महसूस होती है, या कभी कभी चेस्ट हैवीनेस भी, जब ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है तो छाती में भारीपन होना, इस तरह के भी लक्षण, या सांस लेने में तकलीफ होना, जैसे कोई भी एक्सर्शन कर रहे हैं तो सांस फूलना, ये भी हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते रिदम हैं। में वेरिएशंस आ सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, पैरों में स्वेलिंग आना, ओके, ये भी ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते हैं। ओके, ठीक है, तो अगर आपको कोई ना कोई इस तरह के लक्षण मिल रहे हैं तो उनको नजरअंदाज करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि आज के दिन जो है मेडिकल फील्ड है या मेडिकल टेक्नोलॉजी है, मैं मानता हूँ कि घर घर तक पहुंच गई है। आजकल जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, हम्म, आज के दिन ऐसा नहीं है कि पेशेंट की एग्जैक्टली सर, किसी भी व्यक्ति की रीच से बहुत दूर है। बिल्कुल सर, ठीक है, आप केवल, अगर आपको थोड़े से भी डाउट हो रहा है, आप केवल जाके एक बार अपना ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हैं। मैं नहीं मानता कि ईसीजी कराना किसी के लिए आज के दिन बहुत डिफिकल्ट टास्क है। हम्म, ठीक है, आप किसी भी पास वाले सेंटर पे जाके अपना ईसीजी करा सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझे चेस्ट हेवीनेस हो रही है, या मुझे इस तरह की बर्निंग सेंसेशन हो रही है चेस्ट में, या गैस है जिस जिस प्रॉब्लम से मुझे रिलीफ नहीं मिल पा रहा है। अगर हम ये भी मान रहे हैं कि हमें गैस है, लेकिन अगर गैस को इंस्टेंट रिलीफ हमें नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको सेकंड ऑप्शन यही सोचना चाहिए कि हो सकता है कार्डियक ट्रबल भी हो सकती है, जिसे हम एक ओके। बार ईसीजी करा के या एटलीस्ट डॉक्टर की ओपिनियन लेके रूल आउट करें। वैसे ना फर्स्ट फेज अगर मैं बात करूं सर, जिस टाइम ये पेन या हाइपरटेंशन का ऐसा कुछ फील सिम्टम्स आते हैं, तो इज देयर एनी फर्स्ट एड जो हम अपने घर पे ले सकते हैं, या हमारे को फर्स्ट एड ही जो है सबसे पहले हॉस्पिटल ही आके लेनी पड़ेगी? क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि मैं शाम तक चला जाऊंगा हॉस्पिटल, या कल मॉर्निंग में, आज तो रात हो गई, मैं कल मॉर्निंग में ट्राई कर लेता हूँ, बट मॉर्निंग तक तो फिर कुछ पता ही नहीं होता। तो क्या ऐसा कुछ हम घर पे भी कर सकते हैं, या अभी तक मतलब हमारे को स्पेशली यहाँ पे फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए आना जरूरी है सेंटर्स में? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर किसी को स्टेज 2 हाइपरटेंशन, यानी कि अगर किसी का भी ब्लड प्रेशर अगर 160 ऊपर का, ओके, या दैट इज अ पैरामीटर। ओके, अगर 160 ऊपर का है और डेफिनिटली 100 हम्म, नीचे का है, ओके, मतलब ये दोनों जो चीज़ें हैं, नीचे का 100 या उससे ऊपर और ऊपर का 160 या उससे ऊपर, ओके, तो डेफिनिटली होम रेमेडीज़ के ऊपर कोशिश नहीं करनी चाहिए। ओके, ऐसे केस में ये ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट एक जनरल फिजिशियन, जो भी हमारे जो फैमिली फिजिशियन हैं, जी, उनके पास एक बार जाएँ और उनसे मामूली सलाह ज़रूर ले लें। कुछ हम्म, मेडिसिन, कुछ फर्स्ट एड लेना ऐसे केस में ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर किसी का ब्लड प्रेशर, मैं मानता हूँ कि अगर 160 भी आ रहा है, हम्म, तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही पॉइंट पे सेट होके रहता है। कभी भी ब्लड प्रेशर में ऐसा नहीं होता है।
अगर 160 है तो 180 भी हो सकता है, 200 और 250 भी हो सकता है। ओके। हाँ, ये तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है कि आपने चेक किया, आपको 160 मिल गया, हम्म। ठीक है? तो इसको लापरवाही से नहीं लेना चाहिए। इसलिए कभी भी ब्लड प्रेशर अगर इस लिमिट्स को क्रॉस कर रहा है, तो डेफिनिटली यू हैव टू विजिट ए डॉक्टर। और अगर इससे नीचे भी है, हाँ। अगर मानिए 140 जो ऊपर की लिमिट है जी। और 90 नीचे की लिमिट है, जी। अगर इससे एक्सीड कर रहा है आपका, ठीक है, 140 टू 160 के बीच में और नीचे 90 टू 100 के बीच में एक्सीड कर रहा है, जी। तो इसको भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक टाइम ऐसा मिला है, यानी कि आपको उसे रिपीटेडली ऑब्जर्व करना होगा ऐसे पेशेंट को। यानी कि आपने आज मैंने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया है और मुझे इस रेंज में मिला है, तो ये जरूरी है कि मैं कल सुबह दोबारा चेक कराऊं, क्योंकि इट में बी साइन ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑफ हाइपरटेंशन। सर, इज अल्कोहल इज ऑल्सो भी द रीजन, क्योंकि अगर आज की मैं बात करूं तो एक जो यंग 20s टू 30s की जो एक एज है, अल्कोहल कंजप्शन भी, मैं अभी पीछे जस्ट डाटा पढ़ रहा था तो उसमें भी यही था कि कहीं ना कहीं अल्कोहल कंजप्शन इस एज में बहुत बढ़ चुकी है। तो क्या ये कारण भी हो सकता है? देखिए, अल्कोहल कंजम्पशन से ब्लड प्रेशर का रिलेशन हो सकता है, ओके। पर्टिकुलरली अगर कोई एक्सेस अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है। ओके। बट पहले एक कहावत थी कि डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि कहीं ना कहीं 70 टू 80 ml डेली लेनी चाहिए डेली। तो आई होप कि ये मिथ ही है कहीं ना कहीं। जो जो भी अभी तक जो लेटेस्ट लैंसेट जर्नल का जो डेटा आया है, जी। डेफिनेटली जो डेटा कहता है, ये लेटेस्ट डेटा कहता है कि एनी लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन ओके। इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके। डेफिनेटली जो भी है, अल्कोहल के ऊपर बहुत सारा लिटरेचर है हम्म। एंड डिफरेंट लिटरेचर्स हैं। कई कई जगह ये है कि भाई लिमिटेड अगर मॉडरेट आप कंजम्पशन करते हैं तो लिपिड प्रोफाइल में इंप्रूवमेंट होती है, हम्म। और इस तरह के कुछ कुछ डेटा जो है हम्म। डेफिनेटली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि भाई बेनिफिशियल इफेक्ट होगा हम्म। तो हम अल्कोहल लेना शुरू कर दें। क्योंकि क्या होता है, देखिए कि अल्कोहल के साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है एडिक्शन पोटेंशियल। क्योंकि आज के दिन हमारे जो यंग जनरेशन है उसे ये नहीं पता कि व्हाट लिमिट इज सेफ फॉर मी। एक्चुअली सर, एक्चुअली। सो दैट इज द बिगेस्ट ट्रबल। हम्म। क्या होता है कि हर व्यक्ति आज के दिन, यंग जनरेशन कोई भी काम कर रही है, हम्म। वो उसको लगता है कि किक जब तक नहीं मिली तो उसे कोई करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। क्योंकि जनरल जो ट्रेंडिंग यही होता है कि अरे यार, हमने कुछ भी वर्क किया, इवन कोई भी वर्क करने जाते हैं तो उन्हें एक किक की फीलिंग आनी चाहिए। हम्म। तो अब जब अल्कोहल आप लेते हो तो इनिशियली अगर आपको 60 टू 80 ml में जो किक मिल रही है, हम्म। हो सकता है जब आप रेगुलर उसे कई बार लेंगे तो उस वहां तक किक कंटिन्यू। आपको ना मिले। ना। देन आपको हो सकता है कि 150 ml या 200 ml में किक मिले, वही हम्म। चीज। इसीलिए क्या होता है कि ये जो सब जो सब्सटेंसेस हैं, इनमें अब्यूज पोटेंशियल बहुत ज्यादा होती है। और ओके। यंग जनरेशन को लिमिट्स का नहीं पता होता कभी भी। दे आर ओके। नॉट सो मच मैच्योर कि हाँ, एग्जैक्टली हमें सर, एक लिमिटेड उसमें ही लेना चाहिए या बिकॉज वी लिव इन अ नॉर्थ सो इंडिया साइड एंड सो मतलब। डेफिनेटली देयर इज डेफिनेटली नो रीजन टू इनिशिएट अल्कोहल ओके। थिंकिंग दैट कि मैं लिमिट में ही लूंगा या। हम्म। बट डेफिनेटली डॉक्टर्स से दैट हु आर हैवी टेकिंग हैवी अमाउंट ऑफ अल्कोहल, they definitely say that okay, you need to come to at least moderate amount, मॉडरेट है। ओके। so that कि अल्कोहल आपके बॉडी को एक्सेसिवली डैमेज ना करे, हार्म ना पहुंचाए। हम्म। क्योंकि आप अगर एक्सेस डोज लेते हैं तो डेफिनेटली उससे लिवर को इंजरी तो होती ही होती है, हार्ट को भी डैमेज पहुंचता है, ब्रेन को भी डैमेज पहुंचता है। तो सारे ऑर्गन्स बॉडी के हैं, अगर हैवी अल्कोहल कंजम्पशन से डैमेज उनको होता है। सर, जहाँ हम 20s और 30s की बात कर रहे हैं, इसके साथ में अगर मैं 60s की जो बात, जैसे कि जो एक आपने जैसे बात करी कि 60-70s में ये चीजें हाइपरटेंशन की पहले देखने को मिला करती थी। तो पोस्ट ऑफ केयर अगर मैं बात करूँ 60s के लिए, एक 20 साल के बच्चे को अगर माँ बाप को अगर हाइपरटेंशन की दिक्कतें हैं तो वो कैसे अपने माँ बाप की केयर कर सकता है, किस तरीकों से केयर कर सकता है, और क्या चीजें ऐसी हैं जो वो अपने घर में ये चीजें ना ही रखे जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स को हाइपरटेंशन की दिक्कतें आ सकती हैं? कुछ ऐसा अगर एक 20 साल के बच्चे को भी अगर आप समझाना चाहें तो क्या समझाएंगे? मीन्स अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स को हाइपरटेंशन है, या एग्जैक्टली सर। सो बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या या बिल्कुल। सावधानी बरतनी बिल्कुल चाहिए? सर। देखिए, अगर आपके फैमिली में अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, हम्म। आपके पेरेंट्स को है, ग्रैंड पेरेंट्स को है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि सॉल्ट यानी कि नमक का इस्तेमाल कम किया ओके। जाए।
आजकल इस तरह की बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि लोग कहते हैं कि हम रॉक सॉल्ट यूज करते हैं या हम लोना सॉल्ट यूज करते हैं। सॉल्ट की बहुत सारी वेराइटीज मार्केट होने लगी हैं और सब लोग ये सोचते हैं कि अब हम ये सॉल्ट यूज करते हैं तो इस सॉल्ट में नमक बहुत जैसे अच्छा नमक खा रहे हैं आप। हाँ, नमक की एक हाई क्वालिटी है और इस नमक को खाने से ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ओके। डेफिनेटली, क्योंकि सॉल्ट है, अगर सॉल्ट का आप एक्सेसिव यूज करेंगे डेफिनेटली ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट आएगा ही आएगा। जो एज ए ले पर्सन, जो हमारे लिए सब सब लोगों के लिए जो मैसेज है, वो मैसेज यही है कि आप जो भी है नॉर्मल सॉल्ट लें और उसको लेकिन कम क्वांटिटी में लें। आई होप जो सॉल्ट बॉडी के लिए जरूरी है, क्या वो हमारी ऑलरेडी डाइट्स में ऑलरेडी मेंशन ही होता है? मतलब जो हमारा एक व्हीट है, आई थिंक उसके अंदर उतना मेंशन ही होता है, दालें हैं, सीरियल्स जितनी भी हैं, आई थिंक उसके अंदर उतना मामले में जो हमारे को सॉल्ट चाहिए वो ऑलरेडी होता ही है। हाँ, देखिए जो नेचर के प्रकृति की हर हाँ। एक चीज में, हर एक फूड स्टफ में एक नेचुरली सॉल्ट अवेलेबल होता ही है, प्रेजेंट होता है। ओके। एंड डेफिनेटली दैट शुड बी सफिशिएंट फॉर आवर बॉडी, और आई थिंक। डेफिनेटली नॉट। ओके। हाँ, डेफिनेटली नॉट। इस चीज से मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव सेड। ओके। जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये कहते हैं कि हमें हर एक व्यक्ति को अराउंड 5 ग्राम सॉल्ट मींस जो भी है एक रिकमेंडेड इनटेक है। इनटेक हाँ, 4 टू 5 ग्राम सॉल्ट का पर डे का। ओके। ठीक है, लेकिन जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में जो इनटेक है सॉल्ट का, वो देखा गया है अराउंड 15 ग्राम पर डे का है। यानी कि जितना नॉर्मल सॉल्ट हमारे बॉडी को चाहिए, हमारी इंडियन पॉपुलेशन में जो उसका इनटेक है दैट इज 3 टाइम्स मोर। ओके। ठीक है, तो इतना जो हाई सॉल्ट इनटेक है ये डेफिनेटली ब्लड प्रेशर को बढ़ावा देता है। यानी कि जो ब्लड प्रेशर की बीमारी है, सॉल्ट ज्यादा सॉल्ट इनटेक के कारण बहुत तेजी से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। इसीलिए डेफिनेटली सभी गाइडलाइंस में ये रिकमेंड किया गया है कि हमें जो सॉल्ट इनटेक है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 5 ग्राम पर डे। यानी कि सॉल्ट इनटेक अगर आप एक्सेसिव ले रहे हैं तो उसको कंट्रोल्ड वे में आपको लेना चाहिए। इट इज नॉट दैट, डेफिनेटली वी आल्सो डोंट से कि यू शुड टोटली अवॉइड सॉल्ट इनटेक, क्योंकि अगर आप सॉल्ट इनटेक, हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो बिल्कुल ही सॉल्ट को अपने डाइट से हटा देते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे पेशेंट्स में कई बार सॉल्ट यानी कि सोडियम की डेफिशिएंसी ब्लड में पाई जाती है। ब्लड के अंदर सोडियम कम हो जाता है और अगर ब्लड में सोडियम कम होगा, सोडियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एसेंशियल पार्ट है हमारे सर्कुलेशन में या मसल्स की वर्किंग के लिए, बॉडी के किसी भी सेल की वर्किंग के लिए सोडियम चाहिए। ओके। हाँ, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं सॉल्ट बिल्कुल ही नहीं ले रहा हूँ तो आई मींस एज ए ह्यूमन बीइंग, मतलब जो भी है 4 टू 5 ग्राम सॉल्ट डेफिनेटली वी कैन टेक, मींस यू डोंट नीड टू टोटली कट इट ऑफ। ओके। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर कमल गुप्ता, आपने हमारे को टाइम दिया। स्पेशली एक हाइपरटेंशन का ये टॉपिक था, मैं सच बताऊं तो एक डीप इनसे जाके जो हमारे को समझ आई कि एक अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है 20s और 30s की एज में, क्योंकि आज के टाइम के अंदर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक सिनेरियो चेंजेस होते दिखाई दे रहे हैं। तो थैंक यू सर, आपका कीमती टाइम लेने के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। सो आगे भी आपके साथ इसी से रिलेटेड टॉपिक्स के पे आपके साथ बात जरूर करेंगे, आपका टाइम देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। वी होप यू लाइक इट एंड आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आप अपने फीडबैक्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल्सो आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एस्टीम गेस्ट को हमारे पैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें बताएं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन आवर शो एंड वी प्रॉमिस यू कि आप तक वर्ल्ड क्लास हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।